हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज हम नेक्स्ट अपने 10 क्वेश्चंस करेंगे मैथमेटिक्स एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। और मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि ये आपके सिलेबस में है। अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि आपके सिलेबस में नहीं है तो आप गलत कह रहे हैं। आप जाकर एक बार फिर से सिलेबस को देख लीजिए, स्पेशली फॉर प्राइमरी, जो प्राइमरी के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं ना, उनको स्पेशली बोलना चाहती हूँ ये चीज। और दूसरी चीज, मैं कमेंट देख रही थी, मतलब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम ये तो सिलेबस में नहीं है, हम ये, मतलब यार तुम लोग क्या चाहते हो? मतलब ये चाहते हो कि बिल्कुल पेपर आपके अकॉर्डिंग ही आएगा? ये चाहते हो क्या? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप अगर एक चीज पढ़ रहे हो, उससे रिगार्डिंग आपको जो भी मिले आप पढ़ो ना। आप कोशिश ही नहीं करना चाहते हो, नहीं ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे भाई, कुछ भी आ सकता है सिलेबस में। सिर्फ ये मत सोचो कि अगर मैथ्स लिखा है तो सिर्फ मैथ्स का थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बस हो गया काम। और ये इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए ढूंढ कर लेकर आ रही हूँ डेली से, है ना। और इतनी प्रैक्टिस आपको करा रही हूँ। मोटिव सिर्फ यही है कि आपको तरह तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिले। पता नहीं आपके एग्जाम में क्या जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो अभी जो मैथ्स वाला करा रही हूँ मैं, क्वेश्चन मैथ्स के ले रही हूँ, लेकिन क्या ये टीचिंग पेडागोजी का पार्ट नहीं है आपका? क्या इसमें ये नहीं पता चल रहा कि आपको क्लास में कैसे सीखना है? या फिर आपको ये पता नहीं चल रहा कि बच्चे कौन से एरर करते हैं तो हमें एज ए टीचर कैसे डील करना है? आप लोग ये मत सोचिए कि उस सिलेबस में जो है बस कि उसको टू द पॉइंट पढ़ना है। नहीं, कोई भी सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कभी भी अपने आप में पूरा नहीं होता है। ये बात मेरी गांठ बांध लो अपने दिमाग में। दूसरी ये चीजें मत बोला करो, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के 10 क्वेश्चंस। और प्लीज माइंड मत करना, ये मैं आपको जस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझने में कई बार दिक्कत आ जाती है। तो कुछ बच्चे हैं ऐसे, सारे नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा मतलब समझाना पड़ता है ना। और मतलब थोड़ा बुरा मत मानना, ये डांट नहीं लगा रही हूँ, मतलब थोड़ा सा मेरा वे ऑफ टॉकिंग है थोड़ा सा इस तरीके से। अगर चीजें ना समझ में आए तो एज ए टीचर जब हम कहते हैं ना कि बेटा ये तो आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना होगा, ओके, तो इस थॉट प्रोसेस के साथ पढ़ा करो, है ना। 10 क्वेश्चंस है, और अगर ज्यादा ही वो है, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत टाइम लग रहा है हमारा 20 मिनट में, तो भाई मत देखो, ठीक है। एक ही चीज, एक ही सोल्यूशन है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट है, A very common error observed in addition of linear expression is 5y plus 3। ठीक है, तो एक ये बहुत ही लीनियर एक्सप्रेशन में जो है ये एरर होती है कि 5y plus 3 को हम 8y लिख देते हैं। दिस टाइप ऑफ एरर इज टर्म्ड एज, तो इस तरह का एरर को क्या, इस तरह का जो एरर है उसको हम क्या कहेंगे, ये बताना है, ठीक है। देखो, जब हम अलजेब्रा करते हैं, जैसे हम x हैं तो हम x को x में ही प्लस करते हैं x की टर्म में। अगर हम x स्क्वायर करते हैं तो हम x स्क्वायर में ही प्लस करेंगे। जैसे 2x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर है तो ये 5x स्क्वायर आ गया, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, ठीक है। ये सेम एरर है इस टाइप की, क्योंकि ये जो पीछे वेरिएबल्स होते हैं ना एक्स वाई, ये सेम होने चाहिए, तभी आपके टर्म्स जो है वो ऐड हो सकती हैं। अगर यहाँ पे y होता 3 के साथ तो ये 8y हो जाता, लेकिन अभी सिर्फ 5y प्लस 3 है और इक्वल टू 8y कर दिया एक बच्चे ने। तो ये किस तरह की एरर है ये आपको बताना है। क्लैरिकल एरर है, ये तो कुछ होती नहीं है वैसे ज्यादा। कंसेप्चुअल एरर है, प्रोसीजरल एरर है, केयरलेस एरर है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो, मैथ्स में ना मेन 2 तरह की एरर करते हैं बच्चे, या तो कंसेप्चुअल एरर करते हैं या आपका प्रोसीजरल एरर करते हैं, ठीक है। मतलब या तो जो प्रक्रिया पर बेस्ड होता है वो एरर करते हैं, या फिर उनको कंसेप्ट से क्लियर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉमन एरर हुई है, यहाँ पर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है बच्चे को, है ना। अगर बच्चे को पता होता कि यहाँ पर जो है y आएगा तभी हम इसको प्लस कर सकते हैं, ये प्रोसीजर में गलती नहीं करी है भाई। प्रोसीजर तो उसको एडिशन तो आ रहा है, उसने 5 और 3 को ऐड कर दिया, प्रोसीजर तो ठीक है उसका, लेकिन उसको बस ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि y 3 के साथ y होना जरूरी है। दिस इज द कंसेप्चुअल एरर, ठीक है। मतलब उसकी जो संकल्पना है इसकी अलजेब्रा की एडिशन वाली, वो ही थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। प्रोसीजर तो ठीक कर रहा है, उसको पता है कि ऐड करना है और ऐड करके उसने लिख भी दिया, ठीक है, लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, As per NCF 2005, mathematics curriculum is ambitious, coherent and teach important mathematics। भाई NCF जो डॉक्यूमेंट है वो ये कहता है कि हमारा जो ये जो करिकुलम है मैथ्स का, मैथमेटिक्स का जो करिकुलम है वो बहुत ही एम्बिशियस है, ठीक है, बहुत महत्वाकांक्षी है, कोहेरेंट है और टीच इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स हमें सिखाता है, ठीक है, हमारा करिकुलम। तो ये एम्बिशियस वर्ड किसको रेफर कर रहे हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, जिसने एनसीएफ नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि एनसीएफ 2005 में मैथ्स के 2 तरह के एम बताए गए हैं। एक तो बताए गए हैं नैरो एम, ठीक है, और एक है हाइयर एम। 2 तरीके के एम बताए गए हैं, ठीक है। नैरो एम में तो ठीक है, आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, आपने अच्छे नंबर ले आए, आप ठीक है, मैथ्स हो गया आपका। हाइयर एम का मतलब कहता है मैथमेटिक्स
आपको अपनी थिंकिंग को मैथमेटाइज करना है, आपको थिंकिंग प्रोसेस ऐसा करना है कि आप जो है रीजनिंग स्किल्स अप्लाई करें, प्रॉब्लम स्किल्स अप्लाई करें, मतलब सारी जो मैथमेटिकल थिंकिंग होती है ना वो अपने दिमाग में आप लेकर आए। ठीक है, आप सिर्फ नैरो एम तक वो ना रहे, मतलब वहीं तक बंधे ना रहे कि ठीक है हमें पेपर में ये एग्जाम पास करना है, ये क्वेश्चन सीखना है, ये फॉर्मूला याद करना है, ये आपके नैरो एम हो गए। ठीक है, आप जो सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं, आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर होते हैं। लेकिन हायर एम में कुछ उससे ज्यादा है जिसमें आपको हायर ऑर्डर स्किल्स की जरूरत होती है, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड तरह तरह की स्किल। ठीक है, एनालिटिक स्किल्स हो गई। तो एनसीएफ ये कहता है 2 तरह के एम की बात करता है। ठीक है, तो अब यहां पर ये कौन सा एम है? एम्बिशियस होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स सिखाए, मतलब जो आपके जीवन में काम आए। ठीक है, तो ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है ऑप्शन नंबर 2, सीक हायर एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल। ठीक है, ये ओनली सब्जेक्ट तक सेंटर्ड नहीं है, इसका कुछ एम्बिशंस है कि आप अपनी आने वाली लाइफ में जो है इस मैथमेटिक्स का किस तरह से अपनी जिंदगी में प्रयोग करेंगे, वो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब एनसीएफ हमारा कहता है कि भाई मैथमेटिक्स की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तो हमें उसको फॉलो करना ही करना है, क्योंकि वो एनसीएफ हमारा मेन डॉक्यूमेंट है। और अभी हो सकता है कि 2021 तक आपको एक नया एनसीएफ मिल जाए, क्योंकि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है, बिल तैयार हो चुका है। तो होपफुली यू विल गेट एन न्यू एनसीएफ ओके ऑन आई थिंक इन 2021, मतलब कह रहे हैं ऐसा कि एनसीएफ 2021 में आ जाएगा जहां तक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस? इनमें से कौन सा मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कीजिए। विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना करना, साकार कल्पना करना, एस्टिमेट करना, मेमोराइजेशन करना या फिर मेजरमेंट करना। तो आपको बताना है क्या है इनमें से। तो देखो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मेमोराइजेशन, ये टाइपिंग में बहुत एरर है आज, सॉरी फॉर द एरर्स। मेमोराइजेशन का मतलब होता है याद करना, है ना, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपने रट लिया है, दैट इज कॉल्ड मेमोराइजेशन। तो ये जो मेमोराइजेशन है ये मैथ्स का पार्ट नहीं है। मैथमेटिकल प्रोसेस कभी मेमोराइजेशन पर ध्यान देता ही नहीं है। उसका मेन फोकस ये होता है कि आप चीजों को विजुअलाइज करें, एस्टिमेट करें, मेजर करें, और मतलब कि अपनी थिंकिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग लाएं, रीजनिंग करें, है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करें। ये सब मैथमेटिकल प्रोसेस का काम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। In class 6, teacher gave a topic for debate as क्लास कक्षा 6 में जो है टीचर गेव ए टॉपिक फॉर डिबेट एज फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। ठीक है भाई, फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क दिया टीचर ने, एक एफए दिया है। ठीक है, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स आर मोर पावरफुल देन द रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, आपको पता है रोमन नंबर 1 2 3 4 ये हमारे रोमन न्यूमेरल्स होते हैं, और हिंदी हमारे 1 2 3 4 ये हमारे हिंदी न्यूमेरल्स हैं, हिंदू अरेबिक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये डिबेट है कि भाई हिंदू अरेबिक जो है ज्यादा पावरफुल होते हैं रोमन से। तो ये एक टास्क दिया है टीचर ने, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का टास्क है। अब ये बताओ कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो ब्लूम की टेक्सोनॉमी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना उसको एक बार। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में बहुत सारी हायरार्की दी हुई है, किस तरह से हमारी बेस नॉलेज क्या होती है, फिर उसके बाद हायर ऑर्डर में कौन कौन से स्किल्स आती हैं। ठीक है, तो ये बताओ ये क्या है। अब देखो हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स आर मोर पावरफुल, आपको हिंदू अरेबिक्स आते हैं, आपको रोमन न्यूमेरल्स के बारे में पता है, लेकिन आपको डिबेट इस बात पर कर रही है कि ये पावरफुल ज्यादा कैसे हैं। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या है ना, इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा, इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा, इनके दोनों के नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना होगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, विश्लेषणात्मक है एक तरह से, विश्लेषण करेंगे, तब उसके बाद अपने थॉट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर बताएंगे कि क्या आप सोचते हैं। ओके, यहाँ पर क्रिएटिविटी, आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है, आपको कंपैरिजन सा करना है, आपको एनालाइज करना है दोनों चीजों को, और उसके बेस पे आपको चीजें करनी है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम कहेंगे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है यहाँ पर, है ना। क्रिएटिविटी में बिल्कुल ओपन होता है, जब आप बिल्कुल अपना नयापन लेकर आते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिक्स एंजाइटी। देखो बच्चों को कई बार क्या होती है ना, मैथ्स को लेकर एक बहुत ही चिंता सी हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है ना। एंजाइटी आप समझते हैं ना, घबराहट सी होने लगती है, सुनकर थोड़ा डर सा लगने लगता है। तो मतलब ये क्यों होता है, ये किस वजह से होता है, इसके कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, मैथ्स को लेकर स्पेशली। तो बताओ इनमें से क्या इसका रीजन जो है वो नहीं है, ये आपको बताना है। नेचर ऑफ द सब्जेक्ट की, इस मैथ्स का सब नेचर ही ऐसा है, जेंडर ऐसा है, जेंडर का पर्सपेक्टिव है, या एग्जामिनेशन सिस्टम है, या फिर करिकुलम है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ फटाफट से। तो भाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। क्या आप लोग कभी सोचते हैं कि भाई नहीं लड़के ज्यादा अच्छा कर पा रहे तो मैं तो लड़की हूं, मैं कैसे मैथ्स करूंगी, मैं तो लड़की हूं, मैं तो मतलब बिल्कुल ही नहीं कर सकती मैथ्स। क्या आपने कभी ऐसे सोचा है? आई डोंट थिंक सो कि आपने, अगर आप मैथ्स से डरे हैं तो आपने जेंडर पर्सपेक्टिव से सोचा होगा। हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार मैथ्स तो बड़ा खतरनाक होता है ना, एग्जामिनेशन मैथ्स का बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैथ्स का करिकुलम ही ऐसा है कि उसमें इतनी सारी चीजें हम कैसे पढ़ेंगे, हमें तो बड़ा डर लग रहा है। हम इस तरह की चीजें बोलते हैं ना। हम कभी ये नहीं सोचते कि ना भी मैं तो लड़की हूं या फिर मैं तो लड़का हूं, मैं लड़का होके कैसे मैथ्स करूंगा या फिर मैं लड़की होके कैसे मैथ्स करूंगी। दैट इज द जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो वो तो होगा नहीं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों चीजें मैथ्स में थोड़ी एंग्जाइटी लेकर आ सकती हैं। करिकुलम हम देख के डर जाते हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम हमारा कुछ ऐसा होता है कि जब हम 100 नंबर का पेपर लिखते थे बहुत डरते थे भाई मैथ्स का पेपर। मतलब मैं नहीं डरती थी, मुझे मैथ्स हमेशा से पसंद है, लेकिन मतलब मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती थी, मेरी कजन है उसको बहुत डर लगता था मैथ्स से। तो मतलब वो बंदी 50 ही मुश्किल से लेकर आती थी मैथ्स में, पास हो जाती थी बस, ये लगा लो। तो मतलब उसको सच में इन चीजों से डर लगता था कि यार मैथ्स तो बड़ा बकवास सब्जेक्ट है, मुझे नहीं पसंद है ये। तो मतलब आप सब्जेक्ट को देखकर, उसकी मेथोडोलॉजी को देखकर, उसका करिकुलम, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न देखकर आप लोग डर जाते हैं ना, कैसे करेंगे हम इतना बड़ा पेपर या जो भी है। तो जेंडर का पर्सपेक्टिव हम ऐसे दिमाग में नहीं लेकर आते हैं कि मैथ्स का डर बन गया क्योंकि जेंडर इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, some students of your class are repeatedly not able to do well in mathematics examination and test। कुछ बच्चे जो है एग्जाम में और मैथ्स में अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं परफॉर्म। तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो आ ही जाना चाहिए आपको, है ना। इस तरह के क्वेश्चन तो भैया आपको पेपर में देखने को मिले होंगे केवीएस पीआरटी के में, है ना, लास्ट ईयर वाले में। तो आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। प्रॉपर एक मैथ से क्वेश्चन आया था आपका केवीएस पीआरटी, मुझे याद है, रेमेडियल टीचिंग एंड डायग्नोस्टिक वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? डायग्नोस्टिक टीचिंग करेंगे पहले, ठीक है, और उसके बाद आप रेमेडिएशन करेंगे। मैंने आपको कहा था कि आप पहले एफए लेते हैं, है ना, उसके बाद आप डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता है। पहले आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट किया बच्चे का, ये क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग है। तो लर्निंग की जब असेसमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर स्कोप रह जाता है कि आप में कुछ कमियां रह गई हैं, लूप होल्स हो गई हैं। फिर आप डायग्नोज करेंगे कि कहाँ पर कमियां हैं, कौन कौन सी कमियों को देखना है, और जब आपने पता लगा लिया है उन कमियों का, उसके बाद आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई डोंट थिंक सो, ये क्वेश्चन तो आपका कई बार हो चुका है ना, कई चीजों में ले चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, इन एन इंक्लूसिव मैथमेटिक्स क्लासरूम, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, समझते हैं ना इंक्लूसिव एजुकेशन, मैंने आपको आई थिंक क्वेश्चंस कराए थे इंक्लूसिव एजुकेशन के। तो व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटेजी फॉर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड लर्नर्स? जो मतलब दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं, जिन्हें कम दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है, उनके लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, ये बताना है। डिजाइन अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड को आप चेंज कर देंगे और टीचिंग लर्निंग को। सेंड द लर्नर्स टू ए स्पेशल एजुकेटर, आप उनको स्पेशल एजुकेटर को प्रेफर करेंगे। ऑफर देम अनदर सब्जेक्ट इन ल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स के बदले में आप दूसरा सब्जेक्ट दे देंगे। या फिर पेयर देम विद हाई स्कोर्स इन मैथमेटिक्स, तो बच्चों गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वालों के साथ उनके जोड़े बना देंगे, है ना, मतलब हाई स्कोरर्स जो होते हैं क्लास के, है ना, उनको उनके साथ लगा देंगे। तो बताओ ये इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसमें कंट्रोवर्सी फिर से क्रिएट होगी, अगर आई थिंक शायद। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आप ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो भाई प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे जो है विजुअली चैलेंज्ड हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है विजुअली चैलेंज बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ तो पढ़ेंगे, ये तो कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन, आप अलग से उनको पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, आप स्पेशल एजुकेटर की मदद ले सकते हैं। एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर थोड़ा बहुत देखता है बच्चे को, लेकिन वो अपने उनके टीचर को ही गाइडेंस देता है कि आपको इस तरह से करना है। ठीक है, मैं भी ये चीज, मेरी क्लास में भी एक स्पेशल बच्चा था, तो स्पेशल एजुकेटर हमें बस गाइडेंस देते हैं कि आपको ऐसे से करना है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत उस बच्चे को बुलाते हैं अपने पास, लेकिन जो पूरे दिन की लर्निंग है ना वो हमें करानी है उस बच्चे की विजुअली चैलेंज की। तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे? ये तो आपका होगा नहीं कि स्पेशल एजुकेटर के पास भेज देंगे, ये भी आप नहीं कर सकते। अब आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा तो ए और डी में होगा। आप लोग कहेंगे कि मैडम पीयर लर्निंग क्यों नहीं करा सकते? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच्चा विजुअली चैलेंज है, मैथ्स का सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, है ना, तो पहले आपको टीचर के पार्ट पे चेंज करना पड़ेगा, आपको टीचिंग लर्निंग उस बच्चे के लिए चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अल्टर करनी पड़ेगी। फिर आपको जो असेसमेंट मेथड है, बाकी बच्चे जो पेपर दे रहे हैं सेम आप नहीं रख सकते, थोड़ा सा असेसमेंट आपको लचीला करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, ताकि बच्चा जो है अच्छे से सीख पाए। ये जो टीचर टीचिंग लर्निंग करेगा ना, इसी का पार्ट होता है पीयर लर्निंग। तो ये सिर्फ पीयर लर्निंग से तो नहीं होगा ना, हमें ये दोनों चीज चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following assessment strategies can be used to assess learners interest in attitude to mathematics? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है। देखो, जो फॉलोइंग कैन बी यूज टू असेस, मतलब बच्चों के इंटरेस्ट
लर्नर के इंटरेस्ट और एटीट्यूड मैथ्स की तरफ जो उनका एटीट्यूड है, उनका जो रुचि है या अभिवृत्ति है, उसको परखने के लिए आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली चलो बताओ फटाफट से। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, सारे मिले जुले से ऑप्शन है। आई होप कि आप इसको आंसर कर पाएंगे। ओरल टेस्ट लेंगे आप, मौखिक प्रश्न करेंगे, है ना, पेन पेपर, फिर पेन पेपर टेस्ट भी लेंगे, जिसको पेपर पेंसिल टेस्ट या फिर पेपर पेन टेस्ट भी बोलते हैं। क्लास में पार्टिसिपेशन भी कराएंगे। ठीक है, मतलब इस तरह से चेकलिस्ट होती है, पोर्टफोलियो होते हैं, या फिर पेपर पेंसिल टेस्ट होगा, चेकलिस्ट होगा, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, क्लास प्रोजेक्ट देंगे, क्लास पार्टिसिपेशन कराएंगे। लास्ट है कि पोर्टफोलियो का, प्रोजेक्ट होगा, पेपर पेंसिल टेस्ट होगा। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। देखो सबसे सही आंसर ढूंढना, ठीक है, जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा है कि नहीं ये होना चाहिए, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो हम यहाँ पे देखो, हमें बच्चे का इंटरेस्ट पता करना है और उसका एटीट्यूड पता करना है कि उसकी जो मनोवृत्ति है, उसकी अभिवृत्ति क्या है मैथ्स को लेकर, उसकी रुचि क्या है मैथ्स को लेकर। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट। ठीक है, क्यों करेंगे, हम पेन पेपर टेस्ट थोड़ी ले लेंगे उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट जानने के लिए। ठीक है, उसका यहाँ पर भी पेन पेपर टेस्ट है, यहाँ पर भी पेन पेपर टेस्ट है, काट दो इसको, है ना, ये होगा ही नहीं। चेकलिस्ट लेंगे, है ना, चेकलिस्ट में हम ये चेक करते हैं कि इस चीज में इंटरेस्ट है, इस चीज में इंटरेस्ट है, इस तरह की चेकलिस्ट बना लेते हैं। पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो जो होता है, ये भी स्पेलिंग गलत हो रखी है, सॉरी गाइज, आज थोड़ा सा मैंने किसी और से टाइपिंग कराई है तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। पोर्टफोलियो की PORTFOLIO होता है। ठीक है, ये पोर्टफोलियो होता है। तो टाइम नहीं होता है आजकल सीरियसली, तो एक वीडियो के लिए बनवा लेती हूँ किसी से, है ना, थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट। तो चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट और क्लास पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये चारों चीजें करेंगे। प्रोजेक्ट भी देकर देखेंगे बच्चा इंटरेस्ट दिखा भी रहा है कि नहीं दिखा रहा, क्लास में पार्टिसिपेशन कैसा है, उसका इंटरेस्ट और उसका एटीट्यूड इससे पता चलेगा, है ना। हम यहाँ पे उसको डायरेक्ट असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, हम बस उसका इंटरेस्ट जानना चाह रहे हैं ताकि आप ये सोच सके कि हाँ भाई इसको किस तरह से लीड करना है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, और अगर इंटरेस्ट है तो उसको कैसे बूस्ट अप करना है ना। ये तो असेसमेंट इवैल्यूएशन की बात तो बाद में आएगी ना, जब पेन पेपर टेस्ट वगैरह बाद में करेंगे हम। पहले ये टीचर अभी देख रहे हैं कि बच्चे में ठीक है इंटरेस्ट है कि नहीं है, एटीट्यूड कैसा है मैथ्स को लेकर या इंटरेस्ट कैसा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हिंदी में ठीक है, जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता। ओके, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फॉन्ट साइज थोड़ा इसीलिए थोड़ा छोटा हो जाता है कई बार क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं। सेकंड क्लास है, कंसेप्ट ऑफ इवन ऑड सिखाना है आपको, इंट्रोड्यूस करना है। एक एक्टिविटी है, पेयरिंग द गिवन नंबर विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक नंबर है, जैसे 2 नंबर है, 4 नंबर है, इनको कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, बॉल हो गए, पेंसिल हो गए, इनसे पेयर कर दिया। देन टीचर आर द स्टूडेंट्स, तो टीचर ने बच्चे से 2 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, वेदर द टोटल नंबर ऑफ क्रेयॉन्स इन देयर कलर बॉक्सेस इज इवन इन नंबर और ऑड। तो भाई टीचर ने पूछा कि आपके जो डब्बे हैं क्रेयॉन्स के, कलर्स के जो डब्बे हैं, उसमें संख्या बताओ, विषम है कि सम है। फिर गणित की कॉपी में कागजों की संख्या सम है कि विषम है ना। ये एक्टिविटी दी है दूसरी क्लास के बच्चों को। ठीक है, ये तीसरी क्लास के लिए भी हो सकता है, चौथी के लिए भी हो सकता है ना, यू नेवर नो। तो दिस टास्क ऑफ फाइंडिंग इवन और ऑड नंबर, ये किस तरह की एक्टिविटी है, ये आपको बतानी है। ठीक है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट एट द एंड ऑफ लर्निंग है, एज लर्निंग है या ऑफ लर्निंग है, तो ये बताना है। तो चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। देखो असेसमेंट एट द एंड ऑफ लर्निंग तो होगा नहीं, है ना, एज लर्निंग भी नहीं होगा, ऑफ लर्निंग इज समेटिव असेसमेंट, ये भी नहीं होगा, ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, आप भाई कक्षा में ऑड इवन सिखा रहे हैं, थोड़ा सा आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भी बच्चों को आया है समझ में कि नहीं आया है। ठीक है, मतलब इंट्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी, ये इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने कंक्रीट मटेरियल के साथ। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसके बाद अभी थोड़े बच्चों को चेक कर रहे हैं, बच्चों को कि बच्चे कितने सीख पाए हैं। दिस इज योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर यहाँ पर टीचर को लगेगा कि नहीं भी नहीं सीख पाए तो फिर वो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करेगी, है ना, फिर वो रेमेडिएशन पर जाएगी। तो ये बाद के स्टेप्स है, पहले वो फॉर्मेटिव असेसमेंट करेगी। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, देखो असेसमेंट के क्वेश्चन हैं ये कुछ, तो मतलब है मैथमेटिक्स टीचिंग को फोकस किया गया है, लेकिन इसमें चीजें बहुत सारी आ रही हैं। नेक्स्ट है द रिकमेंडेड की कंसेप्ट इन द यूनिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन क्लास 3rd। तो क्लास 3rd में जो मल्टीप्लिकेशन की यूनिट होती है वो की कंसेप्ट उसका क्या होता है ये बताना है आपको। ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेशन हम तीसरी क्लास में हम 2 डिजिट नंबर या फिर 2 डिजिट नंबर के साथ पेयर करके मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, या मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर या ग्रुप प्रॉपर्टी सिखाते हैं उनको, या फिर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स कराते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बाय 10, या फिर 3 डिजिट नंबर को 10 से कर देते हैं, है ना। थोड़े ऑप्शन बकवास से ही है, पहला बिल्कुल बकवास सा ऑप्शन है, सेकंड लास्ट भी बकवास है। ये फिक्स थोड़ी है कि 2 डिजिट ही कराएंगे बस, उसके अलावा कुछ कराएंगे नहीं। हम पता नहीं क्या क्या सिखा देते हैं। तीसरी क्लास में भी काफी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा अच्छा सा आइडिया दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, ऑर्डर प्रॉपर्टी, ग्रुप प्रॉपर्टी उनको। ठीक है, जैसे कि देखो जैसे आपने बता दिया कि ये 1s है, ये 10s है, आपने लिख दिया 2 1 है, 2 है।
ठीक है, आपको यहाँ पे पहले इन दोनों को पहले वंस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कैरी ओवर आएगा। ठीक है, ये ऑर्डर है आपका मल्टीप्लिकेशन का, आपको इधर से मल्टीप्लाई करनी है, आपको इधर से मल्टीप्लाई नहीं करनी है। फिर क्यों करनी है ये भी सिखाना पड़ेगा बच्चों को। बच्चे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, ऐसे आपने 4 1 सिखाया, 2 1 सिखाया, सपोज आप ये 2 डिजिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1 4, फिर यहाँ पे हम 0 या क्रॉस का साइन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं ये भी आपको सिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वैसे यहाँ पर ग्रुप प्रॉपर्टी इन्होंने कुछ ज्यादा लिख दिया है मेरे हिसाब से, वो एसोसिएटिव और वो वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पर नहीं आएंगी, बट ये है कि थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको मल्टीप्लिकेशन की इंट्रोड्यूस यहाँ पर करानी पड़ेगी। इट डजंट मैटर यू आर टीचिंग 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें तो बहुत अलग है ना। ऐसा पर्टिकुलर सिलेबस में लिखा नहीं कि 2 डिजिट सिखाएंगे आप, ऐसा नहीं लिखा है कि थर्ड क्लास में सिर्फ 2 डिजिट सिखाएंगे या फिर 1 डिजिट सिखाएंगे, बट ये है कि आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ऑर्डर सिखाना पड़ता है, क्योंकि सेकंड क्लास तक का बच्चा जो है आप उसका असेसमेंट भी ज्यादा इस तरीके से नहीं करते हैं। थर्ड में जब आता है तो इंट्रोडक्शन तो आपको करना ही पड़ता है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, फिर ऑर्डर भी आपको बताना पड़ता है कि आपको किस तरह से ऑर्डर मतलब करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन मुझे ग्रुप थोड़ा सा गलत लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ग्रुप प्रॉपर्टीज जो है वो हायर लेवल की आ जाती है ना, जिसमें हम एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं मल्टीप्लिकेशन की, वो होती है। खैर इन सब में से ऑप्शन नंबर बी इज लुकिंग करेक्ट। ओके, तो गाइज ये थे आपके 10 क्वेश्चंस, एंड प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं कोई इस आपको ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं बोल रही थी, मैं आपको समझा रही थी। थोड़ा सा हार्श तरीका हो सकता है, कई बार हो जाता है ना, मतलब कोई बात नहीं है ना, माइंड मत करना। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आप ये मत सोचा करो भाई कि मतलब ये क्या दे दिया हमें तो हम नहीं सीखेंगे इसको, मतलब ये मैथ्स कहाँ से आ गया एकदम से, मैथ्स तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। आपके सिलेबस में सारे सब्जेक्ट हैं, आपके सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस सब कुछ है। ठीक है, और एक बार सिलेबस देख लेना, उसमें मैथ्स एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल है। ओके, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।